हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखो, अपन ने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं से आप आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो डेवलपमेंट बायो का टॉपिक चल रहा था। उसी डेवलपमेंट बायो में जो अपन ने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था, पूरी एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़े थे, वो स्टेप के अकॉर्डिंग अपन ने पूरा टॉपिक कर लिया था। अब अपन पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि जो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दी थी, अलग अलग थ्योरी दी थी। कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी, तो वो थ्योरी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अपन में क्या लिखूं, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ था, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी पढ़नी है। तो मैं क्या लिख दूं, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी या थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल एम्ब्रियो, ऐसे करो, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल एम्ब्रियो। कि जो डेवलपमेंटल एम्ब्रियो है या जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस डेवलपमेंटल एम्ब्रियो के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी, उन्हीं थ्योरी के बारे में अपन को पढ़ना है। अब अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी। पहला है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, प्री फॉर्मेशन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये दी थी स्वैमबर्ग ने, ठीक है। अब इसने, इस साइंटिस्ट ने बताया क्या था कि इस थ्योरी में क्या बताया था, ये ऐसे मैं बोलूं कि ये साइंटिस्ट था ही नहीं, देखा जाए तो इसने ये थ्योरी दी थी, इस अकॉर्डिंग मैं ये बोलूं कि ये साइंटिस्ट ही नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे इसने क्या बताया था कि जो स्पर्म है और ओवम, स्पर्म ओवम तो पहले से पता था कि स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, क्योंकि जब इनका फ्यूजन होगा तभी तो जाइगोट बनेगा, ये बातें तो पहले से पता थी। लेकिन बात की जाए कि इसने बताया कि जो ओवम है, उस ओवम के अंदर, ओवम या मैं क्या बोल दूं, अंडाणु, और स्पर्म का मतलब क्या हो गया, शुक्राणु, यही तो हो गया। ओवम का मतलब क्या हो गया, अंडाणु, स्पर्म का मतलब क्या हो गया, शुक्राणु। अब इसने बताया क्या था, जो ये साइंटिस्ट था इसने क्या बताया था, अंडाणु और शुक्राणु की अपन बात कर रहे हैं, तो इसने ये बताया था कि जो ये अंडाणु होता है या जो अंडा होता है, उसके अंदर पहले से एक छोटा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जैसे ये मान लो कोई अंडा है, इसमें ये पहले से कोई छोटा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यही अपना धीरे धीरे विकास करके बड़ा एम्ब्रियो बना लेता है। या अगर मैं बोलूं कि एक अंडे में पहले से ही अपन छोटे सी अवस्था में प्रेजेंट है, इसने ये बताया था कि जो अपन होते हैं वो अंडे में, फीमेल के अंडे में, अंडाणु में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जब ये अंडाणु में प्रेजेंट है तो इसका विकास इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्पर्म नहीं आता है। जैसे ही स्पर्म आएगा, स्पर्म क्या करेगा, इसको उत्तेजित करेगा। किसके लिए उत्तेजित करेगा, इसको बढ़ने के लिए, इसकी ग्रोथ करने के लिए उत्तेजित किया करेगा, ये बताया था इस साइंटिस्ट ने। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये थ्योरी सही है, नहीं है ना, लेकिन पढ़नी है क्योंकि आपकी दी हुई है सिलेबस में। तो क्या है, इस थ्योरी के अनुसार कि किसी भी जीव में या किसी भी जीव के अंडाणु में पहले से एक छोटा सूक्ष्म रूप में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है होमनकुलस। इस एम्ब्रियो का नाम क्या है, होमनकुलस। क्या बोला जाता है इसको, होमनकुलस बोला जाता है। ये प्रेजेंट होता है और जैसे ही स्पर्म एंटर करता है
ओवम के अंदर, वैसे वैसे ये स्पर्म इसको उत्तेजित करता है अपना विकास करने के लिए, और धीरे धीरे ये क्या होता है, पूरे मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेता है। लेकिन ये थ्योरी क्या है, गलत है, लेकिन अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अगर बोलूं कि इस थ्योरी में क्या लिखाया गया था, तो देखो क्या बताया गया था। अपन पढ़ते हैं कि इस थ्योरी में क्या बताया गया था, कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी जीव के अंडाणु में पहले से एम्ब्रियो यानी भ्रूण का, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, भ्रूण का। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी जीव के अंडाणु में पहले से एम्ब्रियो का सूक्ष्म रूप प्रेजेंट होता है, और उस सूक्ष्म रूप को मैंने क्या बताया, होमनकुलस, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे होमनकुलस कहा जाता है, जिसे होमनकुलस कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि अंडाणु के अंदर एक छोटे रूप में एम्ब्रियो प्रेजेंट है जिससे होमनकुलस कहा जाता है। ये होमनकुलस अपनी ग्रोथ तभी करता है जब स्पर्म इससे क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो क्या हो जाएगा, होमनकुलस की ग्रोथ की वृद्धि, बोल दूं, की वृद्धि तभी होती है जब इसे शुक्राणु के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ये पहली थ्योरी थी, ये पहली थ्योरी जो बिल्कुल ही गलत है। ये जो प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी है, जिसे प्री फॉर्मेटिज्म थ्योरी भी बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये आपको समझ में आ गई कि एक जो अंडाणु है, फीमेल का जो अंडा होता है, उसमें पहले से सूक्ष्म रूप में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसे होमनकुलस बोलेंगे। और ये होमनकुलस कब विकास करता है, क्योंकि ये क्यों बोला गया, आप भी समझ रहे हो कि आपको पता है कि जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन अब ये प्रेजेंट है, तो आप पहले ये आते थे, अपवाद बनते थे, लोग इनकी क्या करते थे, अवहेलना करते थे कि जब होमनकुलस प्रेजेंट है तो स्पर्म की कहाँ जरूरत पड़ रही है, वो तो वैसे ही वृद्धि कर लेगा। लेकिन इसने ये और लाइन बोल दी कि ये तभी वृद्धि करता है जब इसको कौन उत्तेजित करता है, शुक्राणु उत्तेजित करता है। ये लाइन और बोल दी। तो अपनी बात को साबित करने के लिए क्या किया, इसने दोनों बातें बोल दी, लेकिन दोनों बातें ही क्या है, गलत है। लेकिन आपको पढ़ना है, इसलिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। अनुजनन सिद्धांत बोला जाता है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस या अनुजनन सिद्धांत। वोल्फ ने बताया था अनुजनन सिद्धांत। एपिजेनेसिस की जो थ्योरी है वो किसने बताई थी, वोल्फ नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो सेकंड बात करें अपन थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, किसने बताई थी ये थ्योरी, वोल्फ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताई थी। ठीक है, इसमें बताया था कि जो स्पर्म और ओवम है उनका फ्यूजन क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। या फिर ऐसे बोलूं कि स्पर्म और ओवम से स्पर्म अपने आप ही बन जाता, एम्ब्रियो अपने आप ही बन जाते हैं, अपने आप ही क्या जन्म ले लेता है, एम्ब्रियो जन्म ले लेता है। यानी जैसे ही स्पर्म की बॉडी में
किसी भी प्रकार का चेंज होता है, जैसे कोई स्पर्म है, आपको पता है उसकी स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी बॉडी है उसकी, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज होता है, अचानक चेंज होता है जिसके कारण वो अंडाणु में एंटर कर जाता है और एम्ब्रियो बना लेता है। दूसरी थ्योरी, लेकिन क्या ये थ्योरी सही है? नहीं है। तो एपिजेनेसिस में क्या हो गया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, पहले ये वोल्फ ने दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एम्ब्रियो का विकास, किसी भी एम्ब्रियो का विकास अपने आप स्वतः ही हो जाता है। क्या हो जाता है कि एपिजेनेसिस थ्योरी में क्या बताया गया, किसी भी एम्ब्रियो का जो विकास है वो क्या हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो ये क्या थ्योरी सही है? नहीं है ना। तो एपिजेनेसिस की जो थ्योरी है वो भी क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, पहली थ्योरी प्री फॉर्मेशन की थ्योरी वो भी गलत थी, दूसरी एपिजेनेसिस की थ्योरी वो भी गलत है। थर्ड नंबर अगर थ्योरी की मैं बात करूं तो थर्ड नंबर थ्योरी है वो है जनन स्तर अवधारणा, थ्योरी ऑफ जर्म लेयर। इसमें आपकी कुछ थ्योरी में साइंटिस्ट दिए हुए हैं पेपर में और कुछ थ्योरी में नहीं दिए हुए हैं। तो तीसरी थ्योरी की बात करूं, थ्योरी ऑफ जर्म लेयर, थ्योरी ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये थ्योरी नाम से समझ में आ रही है, कुछ देखा जाए तो अधिकांशतः ये थ्योरी सही है। जर्म लेयर की जो थ्योरी होती है वो अधिकांशतः सही है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि एक एम्ब्रियो जो बनता है, एक जो भ्रूण बनता है वो जर्म लेयर से ही बनता है। कितने टाइप की जर्म लेयर होगी, कितने टाइप की हो जाएगी? 3। पहली एक्टोडर्म, यानी अगर मैं बोलूं कौन सा जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर। सेकेंड में बोलूं क्या, मीजोडर्म, और थर्ड क्या हो गया, एंडोडर्म। ठीक है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, यानी मध्य जनन स्तर हो गया इसको मध्य जनन स्तर, और इसको अपन क्या बोल देंगे, एंडोडर्म को आंतरिक या अंतः जनन स्तर, अंतः जनन स्तर क्या बोला जाता है इसको, अंतः जनन स्तर। तो जर्म लेयर कितने टाइप की, 3 टाइप की, और ये थ्योरी ये बोलती है कि जो एम्ब्रियो बनता है वो इन तीनों जर्म लेयर से बनता है। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ जर्म लेयर के अकॉर्डिंग, कि जो जर्म लेयर थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो एम्ब्रियो है वो किससे बनता है, इन जर्म लेयर से बनता है। और आपको पता है ये थ्योरी सही भी है कि एक्टोडर्म से ही ऑर्गन बनते हैं, मीजोडर्म से भी ऑर्गन बनते हैं और एंडोडर्म से भी ऑर्गन बनते हैं, और ये ऑर्गन ही पूरा एम्ब्रियो के बना के पूरा एम्ब्रियो का विकास करता है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एम्ब्रियो का विकास जर्म लेयर के द्वारा होता है। ये थ्योरी क्या है, सही है, लेकिन कंप्लीटली इसको सही नहीं मान सकते अपन। ये इसको कंप्लीटली सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जर्म लेयर कहाँ से बन गई, जर्म लेयर कहाँ से बन गई। ठीक है, ये पहले नहीं पता था, इसने आइडिया, अब अपन नाम ही तो देते हैं अलग अलग, अब अपने बॉडी के नाम दिए गए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए गए हैं। ठीक है, पहले ये नाम ही तो दिए गए थे ना कि इसको ये बोल देंगे, इसको ब्लास्टोमियर बोला जाता है, इसको गैस्ट्रुला बोला जाता है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि जर्म लेयर उसने नाम तो बता दिया, जर्म लेयर नाम तो उसने डिस्कवर कर दिया, पर ये जर्म लेयर कैसे बनी ये इस थ्योरी में नहीं बता पाया। जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी वो साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि जर्म लेयर का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, इसलिए ये कुछ मात्रा या कुछ मैं बोल दूं हद तक तो सही है, लेकिन इसको कंप्लीटली अपन सही नहीं मान सकते। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर जो आपकी थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको, या थ्योरी ऑफ जर्म लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बोलूं बेयर लो, थ्योरी ऑफ बेयर,
4th नंबर क्या हो जाएगी, थ्योरी ऑफ बेयर। ठीक है, 3 थ्योरी आपको समझ में आई कि पहला फर्स्ट नंबर प्री फॉर्मेशन थ्योरी, दूसरी एपिजेनेसिस थ्योरी, 3rd नंबर है जर्म लेयर कॉन्सेप्ट या थ्योरी ऑफ जर्म लेयर, और 4th नंबर में बात करूं थ्योरी ऑफ बेयर। किसकी बात करें अपन, थ्योरी ऑफ बेयर, बेयर्स थ्योरी। किसकी बात कर रहे हैं, बेयर्स थ्योरी। इसने क्या बताया था, नाम से समझ आ रहा है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, बेयर ने दी थी ये थ्योरी। इस साइंटिस्ट ने ये बताया कि किसी भी एम्ब्रियो का जो विकास होता है, या इसने सीधा बताया अंगों की बात की। इस थ्योरी में एम्ब्रियो जो बनता है उसकी बात ही नहीं की कि वो एम्ब्रियो कैसे बना। इस बेयर जो साइंटिस्ट है उसने ये बात ही नहीं की एम्ब्रियो कैसे बना। उसने तो ये बताया कि जो एम्ब्रियो है उसके अंग जो होते हैं, एम्ब्रियो जो है उसके जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो कुछ तो पहले वाले जितने भी जीव आए हैं, प्राचीन में जितने भी जीव आए हैं उनके जैसे हैं, यानी सिंपल हो गए ना, सिंपल और एडवांस्ड, 2 टाइप के हो गए, सिंपल ऑर्गन और एडवांस्ड ऑर्गन। तो सिंपल तो पहले बन जाते हैं और उसके जो विशिष्ट अंग होते हैं या विशिष्ट जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बाद में धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है ना, उसके साथ दिखाई देते हैं। ये किसने बताया था, बेयर ने बताया था। वापस बोल रही हूँ, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ कि जो बेयर है उसने क्या बताया था। बेयर ने ये बताया था कि एम्ब्रियो है उसमें सिंपल जितने भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं, सिंपल जितने भी लक्षण बोल दूं, सामान्य लक्षण, ठीक है, ऑर्गन के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं, ठीक है, और जो विशिष्ट लक्षण होते हैं ऑर्गन के, विशिष्ट जो लक्षण होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। उस एग्जाम्पल भी दिया इसका कि सामान्य लक्षण का मतलब जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें भी प्रेजेंट थे, पहले वाले जितने भी जीव आए ना उनमें भी प्रेजेंट थे, वो लक्षण इनके लिए सामान्य हो गए। जैसे कोर्डेटा आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगी। कोर्डेटा क्या होता है, कोर्डेटा का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें क्या पाई जाती है, नोटोकोड या मेरु रज्जु पाई जाती है, उन्हीं को बोलेंगे कोर्डेटा। कोर्डेटा, अपन कोर्डेटा में ही आते हैं, कोर्डेटा में ही आते हैं ना सारे के सारे। फाइलम है कोर्डेटा, जैसे प्रोटोजोआ फाइलम है, जैसे पोरीफेरा फाइलम है, जैसे सिलेंट्रेटा फाइलम है, वैसे ही क्या है कोर्डेटा फाइलम है। अब इन कोर्डेटा का कैरेक्टर क्या है, अब सबको पता है ये मेन 3 कैरेक्टर है। कोर्डेटा में क्या पाई जाती है, नोटोकोड यानी मेरु रज्जु पाई जाती है, फिर नर्व कोड यानी तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है ना। पहली कौन सी हो गई, मेरु रज्जु, दूसरी क्या हो गई, तंत्रिका रज्जु, ठीक है। नोटोकोड में अगर कोर्डेटा की बात करूं तो इसमें 3 टाइप के स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। मैं बात करूं नोटोकोड यानी इनमें मेरु रज्जु भी पाई जाती है, नर्व कोड यानी तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है, और एक होता है फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी दरारें, किसकी, गिल की दरारें, गिल की दरारें, फेरेंजियल गिल स्लिट या गिल की दरारें। अब ये आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि मेरु रज्जु नोटोकोड है वो पाई जाती है, तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है, तंत्रिकाएं डेवलप होती है। मेरु रज्जु यानी अपनी नोटोकोड रीढ़ हड्डी बोलते हैं जिसको। फेरेंजियल गिल स्लिट का मतलब समझाती हूँ। नोटोकोड से पहले इस कोर्डेटा में पीसीज आई थी ना, पीसीज से पहले जितने भी एनिमल पाए जाते थे उनमें श्वसन करने के लिए गिल पाए जाते थे, है ना, और वो गिल धीरे फेरिंग्स में प्रेजेंट थे सारे के सारे गिल्स, है ना। धीरे धीरे गिल्स के डेवलपमेंट क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया और गिल की जगह क्या बनने लगे, लंग्स बनने लगे। लेकिन जो गिल की दरारें है, स्लिट है, वो आज भी फेरिंग्स में दिखाई देती है, जिसका कैरेक्टर अपन कोर्डेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मानते हैं कि जो फेरिंग्स है उसमें गिल की दरारें दिखाई देती है, जिसको अपन बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर जिस भी एनिमल में प्रेजेंट है उसको अपन कोर्डेटा में मानते हैं। तो ये भ्रूण में भी प्रेजेंट होंगे,
एम्ब्रियो है, अपन का एम्ब्रियो है, अपन जब बच्चे थे अपना भी तो डेवलपमेंट हुआ है 1 से 9 महीने का, तो उसमें अपन में क्या था, ये कैरेक्टर आए थे। तो इस कैरेक्टर को बेयर ने क्या मान लिया कि ये तो सामान्य कैरेक्टर है, लेकिन कुछ जैसे पीसीज में कुछ अलग है, जो मछलियां होती है उनमें बाद में अलग कैरेक्टर बनते हैं, जैसे उनमें मछलियों में फिन बनते हैं स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, फिन्स बनते हैं, स्केल्स यानी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए स्केल्स बनते हैं। पक्षी है, पक्षियों में पंख बनते हैं, तो क्या अपन में बनते हैं? नहीं। तो मेरु रज्जु तो पक्षियों में भी बनती है, तंत्रिका रज्जु तो पक्षियों में भी बनती है और वो अपन में भी बनती है, लेकिन उसमें पंख बन रहे हैं। तो पंख बनना मतलब उसका कैसा कैरेक्टर हो गया? विशिष्ट हो गया। यानी सामान्य लक्षण तो सभी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाद में विशिष्ट लक्षणों के आधार पर भ्रूण बनता है, ठीक है, ये बताया था बेयर ने। समझ में आया ये चीज कि सामान्य लक्षण की बात करूं तो इन 3 लक्षणों की बात कर रहा है वो, नोटोकोड की, नर्व कोड की, फेरेंजियल गिल स्लिट की। ये नोटोकोड पक्षियों में भी होती है, नर्व कोड पक्षियों में भी होती है, और ये एम्फीबिया यानी अपनी मछलियों पीसीज में यानी मछलियों में भी होती है, रेप्टिलिया यानी जितने भी सरीसृप होते हैं उनमें भी होती है, और अपन बोले मैं बोलूँ कि किसमें, ह्यूमंस जो हो गए, मेमेलिया जो हो गए, उनमें भी, स्तनधारियों में भी क्या पाए जाते हैं? ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये तीनों सब में होते हैं, तो ये सामान्य हो गए, और अपन में कुछ एडवांस होंगे, तो वो जैसे फुट है अपने, ठीक है, अपन गमन करने में आसानी से कैसा लोकोमोशन करते हैं? बाई पैडल यानी 2 पैरों से लोकोमोशन करते हैं, तो बाई पैडल लोकोमोशन होता है, ये अपना विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि अपने में सेंसरी ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो ये अपना विशिष्ट लक्षण है। नोटोकोड है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि नोटोकोड तो सभी में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ बेयर ने बताई थी कि सामान्य लक्षण पहले डेवलप होते हैं और विशिष्ट जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? बाद में डेवलप होते हैं। सामान्य लक्षणों का विकास कैसा होता है? पहले होता है, और विशिष्ट लक्षणों का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? बाद में होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट थ्योरी की, तो नेक्स्ट थ्योरी आ जाएगी आपके जर्म प्लाज्म सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कौन सी आएगी? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो नेक्स्ट की बात करें थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब ये होता क्या है? एक तो होता है सोमेटोप्लाज्म, कायिक द्रव्य, एक होता है जर्म प्लाज्म, जनन द्रव्य। इनकी भी बात करेंगे क्योंकि एक एक टॉपिक को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि सोमेटोप्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो नेक्स्ट बात करें थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म की, 5th नंबर, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। पहले ये जर्म प्लाज्म क्या होता है और सोमेटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी बात करें। किसी भी सेल्स में 2 प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। कोई भी जो कोशिका है, कोई भी जो कोशिका है वो 2 टाइप की कोशिका होती है, जर्म प्लाज्म कोशिका और सोमेटिक सेल्स। कोशिका की बात करूं तो एक तो होती है जर्मिनल सेल यानी जनन कोशिका, एक होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है। इसका जो द्रव्य होता है उसको बोलेंगे अपन जर्म प्लाज्म, जी जनन द्रव्य। इसका जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म, ठीक है। 2 टाइप की कोशिकाएं होती है, दोनों में अलग अलग टाइप का द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। आपको पता है जनन कोशिका जो है वो जनन से यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, कुछ ना कुछ बनाएगी, बनाने से रिलेटेड होती है। लेकिन कायिक कोशिका जो है अपनी स्किन की जो सेल्स होती है, अपनी जो त्वचा की जो सेल्स होती है वो कायिक कोशिका है, ठीक है। लेकिन अपनी बॉडी में स्पर्म है, वो किससे बन रहा है? स्पर्म बन रहा है टेस्टिस, टेस्टिस यानी वृषण। वृषण की जो सेल होती है वो कैसी होती है? जनन कोशिका। तो डिफरेंस होता है, अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग सेल्स पाई जाती है। मेनली अपनी जनन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, और अगर फीमेल्स की बात करें तो अंडाशय में,
और मेल्स की बात करें तो वृषण में, इनमें जनन कोशिका पाई जाती है। तो जनन कोशिका है, उनके द्रव्य से क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। ये किसने बताया था, जर्मप्लाज्म थ्योरी में बताया गया था कि जो जनन कोशिका होती है, ठीक है, ये पहले तो बात करूं, ये थ्योरी जो दी थी वो विजमेन ने दी थी, ठीक है, यानी इसके बारे में बताया किसने था, विजमेन ने बताया था। विजमेन ने क्या बताया था, जो विजमेन था उसने ये बताया कि भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो जो होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो जो बनता है वो किससे बनता है, वो जर्म प्लाज्म से बनता है। एम्ब्रियो का जो विकास होता है, एम्ब्रियो जो बनता है वो जर्म प्लाज्म से बनता है। ये बताया था किसने, विजमेन ने। अब मैंने आपको ये बता दिया कि जर्म प्लाज्म क्या होता है, कि जनन कोशिका का जो द्रव्य होता है, या सीधा बोल दूं जनन कोशिका से जो बनेगा वो भ्रूण होगा, और जनन कोशिका का जो द्रव्य है वो जर्म प्लाज्म होता है। जनन कोशिका फीमेल्स में तो होती है अंडाशय में, और मेल्स में होती है वो किसमें, टेस्टिस में, यानी वृषण में। ये चीज समझ में आ गई। तो क्या लिखोगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कि यह थ्योरी विजमेन ने दी थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भ्रूण का निर्माण जर्म प्लाज्म से होता है। अपनी शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका होती। फिर फीमेल्स में जनन कोशिकाएं अंडाशय में होती है, और मेल्स में जनन कोशिकाएं कहाँ होती है, वृषण में होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपकी कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इसको आप लिख सकते हो। बाकी की थ्योरी आपके कोई इम्पोर्टेंट, अगर मैं बोलूँ कि इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो कौन सी है, जर्म प्लाज्म थ्योरी है, ठीक है। इससे पहले वाली जो है वो कौन सी है, थ्योरी हो गई आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर वाली थ्योरी। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन मैंने आपको ये सारी थ्योरी इसीलिए बताई है बच्चों, क्योंकि आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सी थ्योरी, सबसे पहले प्री फॉर्मेशन थ्योरी, फिर एपिजेनेसिस की थ्योरी, फिर जर्म लेयर कॉन्सेप्ट की थ्योरी, फिर बेयर की थ्योरी, उसके बाद में जर्म प्लाज्म की थ्योरी, ठीक है। ये आपको पांचों थ्योरी का पता होना चाहिए। ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, युग्मक जनन पढ़ेंगे, कि स्पर्म कैसे बना, ओवम कैसे बना, युग्मक जनन कैसे हुआ, युग्मकों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। तो नेक्स्ट बात करें अपन गैमेटोजेनेसिस। थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण। तो बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में क्या बोला जाता है, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो फीमेल और मेल के जनन अंगों के द्वारा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक निर्माण। क्या बोल दूं, फीमेल एंड मेल के जनन अंगों के द्वारा, युग्मकों के निर्माण की क्रिया, ठीक है। फीमेल और मेल के जनन अंगों के द्वारा युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब आपको पता है, मैंने ये लिख भी दिया और पहले बता भी दिया था पिछली क्लास में कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है ना, तो दो अलग अलग गैमेट्स बनेंगे। आपको पता है
फीमेल में अलग गैमेट बनता है और जो मेल होते हैं उनमें क्या बनता है, अलग गैमेट बनता है। तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस भी कितने टाइप का हो जाएगा, दो टाइप का। अगर गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण की बात करूं, युग्मक निर्माण की बात करूं तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है क्या, शुक्राणु का निर्माण, और एक होता है अंडाणु का निर्माण। तो शुक्राणु के निर्माण को बोलते हैं शुक्राणु जनन, ठीक है, और अंडाणु के निर्माण को क्या बोला जाता है, अंडाणु जनन। तो मैं क्या लिख दूं, एक तो शुक्राणु जनन की क्रिया क्या होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया, एक क्या होती है, अंडाणु जनन की क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, शुक्राणु जनन की क्रिया, अंडाणु जनन की क्रिया। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या बोला जाता है, ऊजेनेसिस। क्या बोला जाता है, ऊजेनेसिस। दो टाइप की क्रियाएं होगी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में निर्माण किसका करना है अपन को, स्पर्म का, शुक्राणु का, और ऊजेनेसिस में निर्माण किसका करना है अपन को, अंडाणु का, अंडाणु यानी ओवम का। किसका निर्माण करना है अपन को, अंडाणु का या ओवम का। तो ये इतनी बातें समझ में आई आपको कि युग्मक जनन में युग्मकों के निर्माण की क्रिया फीमेल और मेल से या फीमेल और मेल के जनन अंगों के द्वारा युग्मकों के निर्माण की क्रिया, समझ में आया। उसकी क्रिया को अपन क्या बोल देंगे, गैमेटोजेनेसिस। फिर दो टाइप के होते हैं, एक तो फीमेल क्या बनाती है, ओवम बनाती है, अंडाणु बनाती है, उसको बोल देंगे अंडाणु जनन। और मेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है, तो क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन। अब आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुक्राणु जनन की पूरी प्रोसेस और अंडाणु जनन की पूरी प्रोसेस। कि शुक्राणु जनन है यानी शुक्राणु जो बनता है वो कैसे कैसे बनेगा। आपको तो ये पता है टेस्टिस बनाता है, लेकिन टेस्टिस कैसे बनाएगा, को कैसी कैसी प्रोसेस चलती है, वैसे ही अंडाणु जनन की जो क्रियाएं होती है, ओवम जो फॉर्मेशन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, अंडाणु का जो निर्माण होगा वो कैसा होता है। ठीक है, ये दोनों टाइप की प्रोसेस है, इनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे अपन, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो हेडिंग लगाएंगे वो कौन सी होगी अपनी, स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया, शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर हेडिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। आपको पता है क्या होता है कि मेल के जनन अंग वृषण के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया, मेल के जनन अंग टेस्टिस के द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म हो गया, स्पर्म निर्माण की क्रिया, स्पर्म निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन कहलाती है। ये चीज समझ में आई कि मेल के जनन अंग टेस्टिस के द्वारा, मेल के जनन अंग टेस्टिस के द्वारा शुक्राणु या स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाए, शुक्राणु जनन है वो कैसे होता है, टेस्टिस में क्या क्या होता है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, पहले थोड़ी प्रोसेस लिख देती हूँ। मेल का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल का जनन अंग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है, टेस्टिस,
और टेस्टिस से क्या बनता है, वृषण से क्या बनेगा, स्पर्म। हिंदी में लिखूं तो नर, जनन अंग, यहाँ क्या होता है, वृषण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्राणु। क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्राणु। तो ये जो प्रोसेस होती है इतनी, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये शुक्राणु निर्माण है वो वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस में होता क्या क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन कौन सी फेजेस में होगा, कौन कौन सी प्रोसेस होगी, वो सारी अपन किस में पढ़ेंगे, इस टेस्टिस में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर, टेस्टिस की संरचना। इसको आप साथ साथ में लिखते भी जाना। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। टेस्टिस जो है उसमें होता क्या क्या है। एक अगर टीएस कट करके देखा जाता है टेस्टिस का या वृषण का, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है वो अपन को दिखाई देती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो मैं क्या लिखूंगी, टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस। नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं मैं यहाँ पे, देखो ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर जिसमें डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये वाली। अब इसमें 2 लेयर मैंने बनाई, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है सीरोसा, ठीक है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोल देंगे, सीरोसा बोल देंगे। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, सीरोसा। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। सेकेंड जो लेयर है अंदर वाली उसको अपन क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथीलियम। तो जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है, सीरोसा और जर्मिनल एपिथीलियम बोला जाता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि एक टेस्टिस के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। मेजर जो सेल्स होती है वो 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक को अपन बोलते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरी को अपन बोलते हैं लीडिंग सेल्स, और तीसरी होती है सर्टोली सेल्स। कितनी टाइप की सेल्स हो गई, 3 टाइप की सेल्स हो गई। कौन कौन सी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स। तो बनाएंगे, अगर मैं बोलूँ कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाऊँ, मैं टेस्टिस की एक स्ट्रक्चर बनाऊँ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो देखो यहाँ पे ये मैंने एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दी। वैसे ही बहुत सारी होती है इसके अंदर, एक मैंने यहाँ बना दी, लो एक यहाँ पे बना दी। नॉर्मल मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसी प्रोसेस होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, ये बना दी। तो पूरे टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, और इन्हीं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिनको हिंदी में बोलते हैं रेता नलिकाएं, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिनको बोला जाता है हिंदी में क्या, रेता नलिकाएं। देखो आप इस चीज को आप साथ साथ में रिवाइज भी करते जाना, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या कैसे कैसे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको। अब देखो आगे अपन बात करें इसमें, तो आपको ये पता है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, सीरोसा, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो गई इसमें, सीरोसा, और उसके अंदर क्या पाई जाती है, जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है। या अलग अलग, जैसे अगर बात करें कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, कुछ इंटरस्टिशियल, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो किससे बनी है, इंटरस्टिशियल टिश्यू से बनी है। तो वैसे अलग अलग टिश्यू की यहाँ बात करें, कुछ कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। तो यहाँ अपन वो बात नहीं करके मैं नॉर्मल आपको बेसिक बता रही हूँ कि जो टेस्टिस होता है उसमें जो स्पर्म बनता है वो किस टाइप से बनेगा, ठीक है। हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दी, तो इनको मैं नाम क्या लिख दूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला जाता है हिंदी में, क्या बोलेंगे, रेता नलिकाएं,
रेता नलिकाएं। और ये जो रेता नलिकाएं होती है ये ही अपना कंप्लीट प्रोसेस करती है, लगातार ऐसे पूरी प्रोसेस करेगी कंप्लीटली। जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज आएगी, आगे बताऊंगी, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। ये जो रेता नलिकाएं हैं ये ही अपनी सारी की सारी प्रोसेस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्या बना लेगी? स्पर्म बना लेगी। तो अगर बात की जाए कि वृषण की, टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? ठीक है, सीधा सिंपल बोलूं तो एक टेस्टिस है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? रेता नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। उनको याद रखना क्योंकि इन्हीं से ही स्पर्म बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती है कुछ सेल्स जिनमें कुछ न्यूट्रंट पदार्थ भरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स पाई जाती है जिनमें क्या भरे रहते हैं? न्यूट्रंट्स भरे रहते हैं, पोषक भरे रहते हैं। और ये जो जब जैसे जैसे लगातार विभाजन होता जाता है, स्पर्म जैसे जैसे बनता जाता है, स्पर्म को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? सर्टोली सेल्स बोला जाता है। ये याद रखना, ये स्पर्म को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। सर्टोली जो सेल्स होती है वो स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करूं कि इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है? जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, क्या करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, सर्टोली सेल्स हो गई और लीडिंग सेल्स। बीच बीच में इनमें क्या पाई जाती है? हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल्स पाई जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। और ये किसका सिक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, उसका सिक्रेशन कौन करती है? ये लीडिंग सेल्स करती है, वृषण में पाई जाती है। तो याद रखना, वृषण में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। एक होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, इसलिए वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिका कहा जाता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ सर्टोली सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स होती है वो क्या करती है? स्पर्म जो होता है उसको पोषण प्रदान करती है ना, स्पर्म को पोषण प्रदान करने वाली सेल्स होती है। थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं कौन सी? लीडिंग सेल्स होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, किसका सिक्रेशन करेगी? हार्मोन। और हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है लीडिंग सेल्स। ये बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी सेल, और टेस्टिस में तो आपको इतना तो पता चल गया कि टेस्टिस से क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। लेकिन अब ये भी पता चल गया कि टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो रेता नलिकाएं होती है, वो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। अब आपको ये भी समझ में आ गया ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, रेता नलिकाएं जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, रेता नलिकाएं क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। ठीक है, अब आगे बात की जाए कि ये स्पर्म जो है वो बनता कैसे है? फेज कौन कौन सी आती है? ठीक है, स्पर्म की जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी फेज आती है, वो फेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होगी वो कितनी फेज में कंप्लीट होगी? 3 फेज में कंप्लीट होती है। अब इस बात को जो अब मैं जो पढ़ा रही हूँ इसको ध्यान से समझना आपको। ठीक है, आपको इस बात को, इस टॉपिक को अब ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यूनिवर्सिटी अगर लॉन्ग क्वेश्चन देती है पेपर में, तो वो यही क्वेश्चन देगी। ठीक है, फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है तो शुक्राणु जो निर्माण की क्रियाएं हैं या शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है वो कितनी फेज में कंप्लीट होती है? 3 फेज में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले अपन यही बात लिखेंगे कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया
शुक्राणु निर्माण की क्रिया 3 फेज में कंप्लीट होती है। फेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है वो कितनी फेज में कंप्लीट होती है? 3 फेज में। अब वो 3 फेज के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी गुणन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन फेज, हिंदी में बोलूंगी गुणन अवस्था। सबसे पहली फेज कौन सी हो गई? मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको क्या बोला जाता है? गुणन अवस्था। सेकेंड नंबर अगर बात की जाए दूसरे नंबर की, वो होती है ग्रोथ फेज। कौन सी हो गई? ग्रोथ फेज, जिसको बोला जाता है वृद्धि अवस्था, ठीक है। ग्रोथ फेज या क्या बोलेंगे अपन इसको? वृद्धि अवस्था। थर्ड नंबर की बात की जाए तो वो होती है कौन सी? मैचुरेशन फेज, यानी परिपक्व अवस्था। क्या बोलेंगे? परिपक्व अवस्था। मैचुरेशन फेज या परिपक्व अवस्था। तो शुक्राणु जो निर्माण की क्रियाएं हैं या शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। सबसे पहला गुणन अवस्था, दूसरी क्या होती है? ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था, थर्ड क्या होती है? मैचुरेशन फेज यानी परिपक्व अवस्था। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों, गुणन में क्या होगा? डिवाइड, गुणा होगी ना लगातार, 1 है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। वृद्धि में वो वृद्धि करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी। मैच्योरेशन में यानी वो अपनी परिपक्व अवस्था में आएगी, वो मैच्योर होगी धीरे धीरे, ठीक है। और मैच्योर होकर क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन इन तीनों फेज की बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या आएगा, ग्रोथ फेज में क्या आएगा और मैच्योरेशन फेज में क्या आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप इतना लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें क्या आएगा, ग्रोथ फेज में क्या आएगा और मैच्योरेशन फेज में। तो साथ साथ में ही करें कि आपको ये तो पता है जो स्पर्म बनाएगा वो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएगी। अब इन फेज की मैं बात कर लेती हूँ, एक साथ तीनों फेज को लिखते हैं अपन कंप्लीट। तो फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस का क्या नाम हो गया? फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की फेज कितनी हो गई? 3। तो मैं ऐसे बना रही हूं। सबसे फर्स्ट नंबर जो फेज होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड नंबर जो फेज होती है ग्रोथ फेज। सेकेंड नंबर फेज कौन सी होगी? ग्रोथ फेज। और थर्ड नंबर जो फेज होती है वो क्या होती है? मैच्योरेशन फेज। हिंदी में क्या बोल दूं? परिपक्व अवस्था, गुणन अवस्था, परिपक्व अवस्था और गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। क्या आ गई? इसको हिंदी में लिख देती हूँ गुणन अवस्था, दूसरा वृद्धि अवस्था और थर्ड नंबर क्या होता है इसमें? परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था। इसमें क्या होता है? अब अपन बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, गुणन अवस्था में क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया? अब जैसे सबसे बाहर वाली लेयर, उसके अंदर वाली लेयर, सीधा क्या बोलूं? सिरोसा। और ये क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम। यही तो हो गई, क्या हो गई? सिरोसा और
जर्मिनल एपिथेलियम। किसकी बात कर रही हूँ मैं? केवल गुणन अवस्था की बात कर रही हूँ बच्चों, याद रखना। अब मैं जो आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ वो किसके बारे में बता रही हूँ? गुणन अवस्था। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ये रेता नलिका के अंदर चल रही है कि जो रेता नलिकाएं होती है, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, जो रेता नलिकाएं होती है उनमें क्या होता है? सबसे बाहर की ओर सिरोसा प्रेजेंट है, सिरोसा के नीचे क्या प्रेजेंट है? जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम की जितनी भी कोशिकाएं होती है उनको बोला जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है उसकी जितनी भी कोशिकाएं होगी, जैसे यहाँ पे मैं कोशिका बनाऊं तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, दिखाई दे रहा है आपको कि इस जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम की बात की जाए तो ये मैंने जर्मिनल एपिथेलियम बना दी, जैसे ये कोशिकाएं बना दी। इसमें कोशिकाएं, क्योंकि कोई भी हो, कोई भी लेयर हो, सेल से मिलकर तो बनी ही होती है ना, तो ये मैंने जर्मिनल एपिथेलियम बता दी। तो जर्मिनल एपिथेलियम की जितनी भी सेल्स होती है उन सभी सेल्स को बोला जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में भी यही बोलेंगे, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका। जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका। ठीक है, सिरोसा, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में क्या पाई जाती है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल पाई जाती है। अब ये प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल होती है वो सारी की सारी क्या होती है? विभेदित हो जाती है। यहाँ पे कोई भी एक सेल की बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे स्पर्म, ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्पर्म बनता है, स्पर्म तो बहुत सारी संख्या में बनते हैं ना। ओवम तो एक ही बनता है, अंडाणु तो एक ही बनता है फीमेल में अंडाशय के अंदर, लेकिन स्पर्म बहुत हजारों संख्या में बनते हैं, लाखों संख्या में बनते हैं। तो अपन केवल यहाँ पे एक स्पर्म, एक ही प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बात करें कि एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो कैसे डिवाइड करके स्पर्म बनाएगी, है ना। ये चीज आपको समझ में आई। अब जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो कोई भी प्रीमोर्डियल जर्म सेल है जो जिनको स्पर्म बनाना होता है वो विभेदित हो जाती है और लगातार क्या करती है? डिवीजन। जैसे इसने, इस कोशिका ने विभाजन किया, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन किया, तो एक से कितनी कोशिका बन गई है? 2। विभाजन कौन सा किया इसने? समसूत्री। समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन के लिया है यहाँ पे? समसूत्री विभाजन। कितनी कोशिकाएं बन गई? 2। वापस ये दोनों कोशिकाएं विभाजन करेगी, इधर मैंने इसका डिवीजन किया तो ये 2 कोशिका बन गई, इधर ये डिवीजन किया तो ये 2 कोशिकाएं बन गई। तो कितनी कोशिकाएं बन गई? ये 4 कोशिकाएं बन गई। यहाँ पे भी कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। हमेशा याद रखना, गुणन अवस्था में केवल और केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2n है, यानी द्विगुणित है, तो ये भी कैसी है? 2n है, और ये भी कैसी है? 2n। आपको पता है विभाजन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर समसूत्री विभाजन होता है तो सेल तो एक सेल है, जैसे यहाँ बता रही हूँ, मिटा दूंगी, एक सेल है, इसमें अगर ये 2n है यानी द्विगुणित है, ये डिवाइड तो 2 सेल में होगी, समसूत्री विभाजन होगा तब, लेकिन इन दोनों सेल ही ये कैसी होगी? 2n होगी। ऐसा ये तो होता है समसूत्री विभाजन। या मैं बोल दूं कि ये एक सेल है और ये डिवाइड तो होती है और ये n बना लेती है और n बना लेती है, तो यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ n बनने के लिए? अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब आधे, सूत्र का मतलब गुणसूत्र। अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है वो अर्धसूत्री विभाजन, और गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री यानी समान रहती है तो वो कैसा होता है? समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो विभाजन कैसा करना है? समसूत्री विभाजन करना है। यानी एक जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उसने विभाजन करके 2 सेल बनाई और 2 ने विभाजन करके 4 सेल बनाई। विभाजन कौन सा हुआ? समसूत्री विभाजन। विभाजन करके सेल्स बना ली। अब इन सेल्स का कोई ना कोई नाम तो होगा ही ना बच्चों, ऐसे तो है ही नहीं सेल्स बन गई, तो इन सेल्स का कोई ना कोई तो नाम होगा, और वो कोई ना कोई नाम क्या है? होता है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणु जन कोशिका। क्या होता है? शुक्राणु जन कोशिका, या मैं बोल दूं स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणु मात्र
कोशिका। आप केवल इंग्लिश वर्ड याद रखो, हिंदी वर्ड याद मत रखो बच्चों, ठीक है, क्योंकि आगे हमेशा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़नी है आपको, चाहे आप आगे कोई भी क्लासेस पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी मैं आपको पूरा हिंदी में समझा रही हूँ, साथ साथ में आपको बता भी रही हूँ कि इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या, लेकिन साथ साथ में आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पता होनी चाहिए। तो इन चारों को अपन मैं क्या बोल दूँ, इनका नाम क्या हो गया, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया है ये सारे के सारे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन फेज में करना क्या है, गुणन अवस्था में क्या क्या होता है। ये गुणन अवस्था है सारी की सारी, इतनी होती है गुणन अवस्था कि आपको याद रखना है कि जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम किसकी है, रेता नलिका की, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रेता नलिका के अंदर प्रोसेस होती है। स्पर्म का निर्माण जो होता है वो रेता नलिका के अंदर होता है, याद रखना, ठीक है, रेता नलिका से ही होता है। तो रेता नलिका की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें जितनी भी सेल्स होती है उनको प्रीमोडियल जर्म सेल बोला जाता है, जिनमें से प्रीमोडियल जर्म सेल जो होती है वो विभेदित हो जाती है और लगातार विभाजन, समसूत्री विभाजन करके एक बार विभाजन करेगी, 2 कोशिका बनाएगी, दोनों कोशिकाएं वापस विभाजन करके 4 कोशिका बनाएगी। विभाजन कैसा होता है, हमेशा समसूत्री होता है और गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है, सब में समान होती है। जो कोशिका बनती है उनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। इनको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई इतनी। इस चीज़ को एक बार आप लिख भी सकते हो, आप साथ साथ में नोट भी करते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट करते जाओगे तो आपके लिए भी ये क्या है, प्रॉफिट है। स्पर्मेटोगोनिया बन गया, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करता है, वृद्धि अवस्था में एंटर करेगा, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किस में एंटर करेगा, वृद्धि अवस्था में एंटर करेगा। और जैसे ही ये वृद्धि अवस्था में एंटर करता है, स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि अवस्था में एंटर करता है, तो ये क्या बना लेता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। क्या बनाएगा ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब मैंने यहाँ से एक, जैसे ये वाला स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से उठा लिया मैंने, इसको यहाँ पे लेके आ गए, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ही है, ये स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करता है कि सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करके, सर्टोली सेल बताई थी कि जो सर्टोली सेल है वो क्या करता है, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। ये स्पर्म ही तो बन रहा है ना धीरे धीरे प्रोसेस के साथ साथ। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करके क्या बना लेता है, अपने आकार को बढ़ा लेता है। ये सारी बढ़ाएगी, यहाँ पे मैंने केवल एक की बात की है कि वृद्धि अवस्था में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, वृद्धि अवस्था की बात कर रही हूँ कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। कौन सी सेल से पोषण प्राप्त करके, सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है और क्या बना लेता है, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कैसे बनेगी, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त करके, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन यानी पोषण, ऐसे लिख लो, पोषण प्राप्त करके। ये चीज समझ में आई, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन हो रहा है, यानी 1 से 2, 2 से 4 बन रही है ना। वृद्धि यानी ग्रोथ हो रही है, छोटा आकार था क्या हो गया, बड़ा आकार हो गया। तो सर्टोली सेल्स से क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है और क्या बना लेता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये आपको पता है 2n कंडीशन में था, यहाँ पे कोई विभाजन हुआ ही नहीं, किसी भी टाइप का कोई विभाजन नहीं हो रहा, तो यहाँ कोई विभाजन नहीं हुआ, तो ये भी कैसी कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पे कैसी कंडीशन में था ये, 2n कंडीशन में, और यहाँ पे भी क्या है, 2n कंडीशन में।
क्योंकि किसी भी प्रकार का डिवीजन ही नहीं हुआ। तो याद रखना, वृद्धि अवस्था में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, इसको अपन ले जाते हैं परिपक्व अवस्था में। यहाँ क्या हो गई, मैच्योरेशन फेज। क्या हो गई, मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्व अवस्था। ठीक है, इसकी अगर बात करें, मैच्योरेशन फेज की अगर बात की जाए तो इसमें एंटर तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेगा। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देती हूँ। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसी कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। अब इस मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो विभाजन करेंगे, और विभाजन का मतलब एक से कितनी कोशिकाएं बनना, 2। विभाजन का मतलब एक से कितनी कोशिकाएं बनना, 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजन करती है और कौन सी बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। ठीक है क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो विभाजन करके क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे ये मैंने क्या बना दिया, 2 कोशिकाएं, 2n है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है, n कंडीशन में पाई जाती है। याद रखना कौन सी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन करके क्या बना लेती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है। विभाजन, अब देखो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 2n थी, यहाँ n हो गई, तो कैसा होता है ये, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, क्योंकि 2 होंगे यहाँ पे। कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बना लिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये वापस डिवीजन करता है और ये क्या बनाता है, 4 कोशिकाएं। जैसे ये 1 2 3 और 4, ये 4 कोशिकाएं बन गई। इन कोशिकाओं का नाम होता है स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। कि इनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटिड बोला जाता है। ये भी कैसी कंडीशन में होते हैं, n कंडीशन में होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। और यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। कैसा विभाजन हो गया यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो गया। ये आपको बात समझ में आ गई कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन में सेकेंड में डिफरेंस क्या है। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, स्पर्मेटिड ही बना है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा वो आगे की बात है, लेकिन पहले इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस पूरे टॉपिक को एक बार मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ, एक बार वापस ध्यान दे लेना आप कि स्पर्मेटोजेनेसिस है शुक्राणु बनने की क्रिया में 3 टाइप की फेज होती है। पहली होती है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड होती है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, और थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्व प्रावस्था या अवस्था। ठीक है, 3 फेज। पहली फेज की बात की जाए कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, सबसे पहली फेज की मैं बात करूं कि फर्स्ट फेज में क्या होगा कि जो रेता नलिकाएं होती है उनकी जर्मिनल एपिथेलियम की जितनी भी सेल्स होती है उनको क्या बोला जाता है, प्रीमोडियल जर्म सेल। प्रीमोडियल जर्म सेल या जनन कोशिका कहा जाता है। यही कोशिका क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। जो प्रीमोडियल जर्म सेल है वो ही क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। तो ये प्रीमोडियल जो जर्म सेल है वो विभाजन करेगी, कौन सा, समसूत्री विभाजन। तो 2 कोशिका, दोनों विभाजन करेगी तो कितनी बन गई, 4 कोशिका। ठीक है, तो 4 कोशिका बनी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या सेम है, यानी विभाजन कैसा करती है, ये समसूत्री विभाजन करती है। और लास्ट में बना क्या लेती है, ये स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाती है, ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। समझ में आया। अब नेक्स्ट बात की जाए सेकेंड की कि ये स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रोथ फेज में एंटर करता है। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कौन सी फेज में एंटर करेगा, ग्रोथ में।
ग्रोथ फेज में क्या होता है, सर्टोली सेल्स जो होती है वो क्या करती है, इनको न्यूट्रिशन देती है, इन स्पर्मेटोगोनिया को क्या देगी, लगातार न्यूट्रिशन देगी। कौन देता है, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल लगातार इनको न्यूट्रिशन देती है और न्यूट्रिशन देकर इनको चेंज कर देती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि ये अपने आकार में वृद्धि कर लेगा और ये क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी 2n थी और यहाँ पे भी क्या हो जाती है, 2n ही हो जाती है। नेक्स्ट मैचुरेशन फेज की बात करूँ तो मैचुरेशन फेज में यही प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, यानी एक कोशिका है तो विभाजन करेगी तो कितनी बनाएगी, 2। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज हो जाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी, तो 2n से कितनी हो जाएगी, n। फिर अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है और ये जो स्पर्मेटोसाइट होती है सेकेंडरी, ये क्या बना लेती है, स्पर्मेटिड बना लेती है, यानी अर्धसूत्री सेकेंड हुआ। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, या क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में भी आया होगा ये कि मैम अगर यहाँ पे फर्स्ट विभाजन हुआ तो 2n से कितना हो गया, n हो गया। अब यहाँ सेकंड हुआ तो आप हमेशा ऐसे ही तो बोलते हो कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और हमने ये ही पढ़ा है कि आधी होती है, तो यहाँ पे n/2 होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ n ही कैसे रहती है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो इसका आंसर ये है बच्चों, जब अपन को डिवीजन होता है ना अर्धसूत्री विभाजन में, तो ये जो गुणसूत्र है वो दोनों अलग अलग ध्रुव पर तो चले जाते हैं, जैसे अलग अलग दोनों पोल पर तो चले जाएंगे सेल्स में, लेकिन ये जो तर्कु तंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर, उनसे जुड़े रहते हैं, वो टूटते नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे देखना, ये जो गुणसूत्र है ये एक ध्रुव पे इधर आ गया और ये एक ध्रुव पे इधर आ गया, लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, इनसे जुड़े रहते हैं, ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं, ये टूटते नहीं है। यहाँ पे ये टूटते, ये अर्धसूत्री विभाजन तो हो गया, गुणसूत्र आधे आधे तो हो गए दोनों ध्रुव पे, लेकिन ये टूटते नहीं। टूटते कौन से में, सेकेंड में होते हैं। फर्स्ट में तो अलग अलग तो हो गए, यानी 2n से कितना हो गया, n हो गया, लेकिन सेकेंड में गुणसूत्र अलग अलग नहीं होते, केवल ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना वो अलग टूट जाते हैं और दो अलग अलग क्या बन जाती है, सेल्स बन जाती है, ठीक है। और क्या बना लेती है, ये स्पर्मेटिड बना लेती है। समझ में आया। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका टॉपिक, जो स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म कैसे बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो गोलाकार है ना, स्पर्म तो कैसा होता है, चम्मच जैसी स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, तो उसमें टेल भी प्रेजेंट है, इसमें टेल भी नहीं है। तो ये जो स्पर्मेटिड है उससे स्पर्म कैसे बनेगा वो प्रोसेस पढ़नी है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्पर्मेटिड है उनसे स्पर्म कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, और जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनेगा और जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।